हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी और यूजीसी नेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित अवधारणाओं को इस क्रम में प्रस्तुत करें जिस क्रम में इनका समाजशास्त्र में पहली बार प्रयोग हुआ था। 1. प्राथमिक समूह या प्राइमरी ग्रुप। 2. जैसल सॉफ्ट। 3. नौकरशाही ल्यूरोक्रेसी या 4. सामाजिक तथ्य या सोशल फैक्ट। तो यहाँ आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2nd, 1, 4th, 3rd, ऑप्शन बी 1, 2nd, 3rd, 4th, ऑप्शन सी 3rd, 4th, 2nd, 1 या ऑप्शन डी 4th, 1, 2nd, 3rd। तो एक बार आप देख लीजिए। आइए अब बताते हैं इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 2nd, 1, 4th एंड 3rd। मतलब 2nd मतलब जैसल सॉफ्ट, फिर प्राथमिक समूह, फिर सामाजिक तथ्य और फिर आपका नौकरशाही। आइए जान लेते हैं ये सब होते क्या हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। जो ये जैसल सॉफ्ट है ये समुदाय से रिलेटेड है, ठीक है, समुदाय का प्रकार है। तो पहले हम जानते हैं समुदाय क्या होता है। सामान्य जीवन एवं सामान्य विशिष्ट क्षेत्र भावना को से ही समुदाय का जन्म हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अनेक तरीकों से संबंध होता है जिससे मिलकर समूह का निर्माण होता है। तो टॉनिज ने समुदाय को 2 भागों में डिवाइड किया था, एक जैमिन सॉफ्ट और एक जैसल सॉफ्ट। समुदाय में इनका प्रकार में बांटा था तथा इन्होंने बताया था कि अनौपचारिक या औपचारिक सामाजिक संबंधों के रूप में समझाया था कि ये कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जबकि समुदाय के बाद समूह का निर्माण होता है तो फिर प्राथमिक समूह की बात रखी जाएगी। अब प्राथमिक समूह को कूले ने समूहों को 2 समूह में बांटा था, एक प्राथमिक समूह और एक द्वितीयक समूह। तो प्राथमिक समूह जो होता है वो सामाजिक संगठन का केंद्र होता है। दूसरा बहुत छोटा या लघु समूह होता है, इसमें जो सदस्यों की संख्या होगी वो कम होगी तथा एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष संबंध होगा लोगों का, तो उसे हम प्राथमिक समूह कहेंगे। अब जानते हैं नंबर 3 पे, जो कि सोशल फैक्ट या सामाजिक तथ्य की वहाँ बात की गई है। तो समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्य या सोशल फैक्ट उन मूल्यों, सांस्कृतिक मान्यताओं या सामाजिक संरचनाओं को कहते हैं जो व्यक्ति को परिवर्तित करती हैं और उनके ऊपर एक सामाजिक बंधन अध्यय आरोपित करते हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा विस्तृत व्याख्या जो है वो दुर्खिम ने की है। सोशल फैक्ट या सामाजिक तथ्य की अवधारणा अपना पूरा उन्होंने दिया है। दुर्खिम ने बताया है कि सामाजिक संबंध तथा इन्हें नियंत्रित करने वाली प्रथाओं, परंपराओं, कानूनों, धार्मिक विश्वास और व्यावसायिक मान्यताओं की व्याख्या करना ही सामाजिक तथ्य है। अब जो कि 4th ऊपर बताया गया नौकरशाही, तो नौकरशाही की जो व्याख्या थी वो मैक्स वेबर ने की थी। तो प्रजातंत्र में नौकरशाही जो होता है वो रीढ़ की हड्डी के समान होता है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही में एक प्रकार का प्रशासकीय संगठन है जिसमें योग्यता, निष्पक्षता, मनुष्यता का अभाव आदि लक्षण पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसी संरचित साक्षात्कार में प्रश्नों के शब्द तथा उनके क्रम प्रत्येक स्थिति में एक समान है। तर्क दिया गया है यहाँ पे। सामान्यतः संरचित साक्षात्कार को तथ्य आधारित प्रश्नों तथा उत्तरदाता की आयु, लिंग, कार्य संबंधित उत्तर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त समझा जाता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सही है मगर आर गलत है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है, ए आर का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन सी ए गलत है और आर सही है, या ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है मगर ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है। ए आर का सही स्पष्टीकरण है। आइए अब जान लेते हैं साक्षात्कार क्या होता है। साक्षात्कार या इंटरव्यू एक निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आयोजित किया जाने वाला, विचारों को आदान प्रदान किए जाने वाला एक मान लीजिए एक नियोजन है। ठीक है। साक्षात्कार चयन का प्रमुख साधन होता है। साक्षात्कार की तकनीकी में साक्षात्कार लेने वाला तथा आवेदक आमने सामने बैठकर मौखिक विचार विमर्श करते हैं। अब रचना के आधार पर देखा जाएगा तो साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं, संरचित साक्षात्कार इंटरव्यू या असंरचित साक्षात्कार। जो संरचित साक्षात्कार होता है उसमें जो होता है कि जो पहले से प्रश्नों की एक सूची होती है, कितने प्रश्न पूछने हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में लिखे रहते हैं, वैसे ही वो पूछ लिए जाते हैं तथा उनका एक रिकॉर्ड तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, ये संरचित साक्षात्कार होता है। आइए पढ़ भी लेते हैं। संरचित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार प्रदाता से पूर्व निर्धारित प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में पूछता है तथा विषयी द्वारा दिए गए उत्तरों को एक मानवीकृत फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं असंरचित साक्षात्कार में जो होता है इसमें कोई भी पहले से प्रश्न निर्धारित नहीं होते हैं, ना कोई क्रम होता है। इसमें दोनों को मतलब प्रश्न पूछने वाले भी अपने तरफ से जो भी चाहे वो प्रश्न पूछ सकते हैं और बताने वाला भी जितना भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा बताना चाहे, प्रश्न का उत्तर देना चाहे वो दे सकता है। मतलब दोनों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। तो ये असंरचित साक्षात्कार होगा। आइए इसको भी पढ़ के एक बार समझ लेते हैं। असंरचित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों से जो प्रश्न पूछता है वो पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं और ना तो वह किसी निश्चित क्रम में ही पूछे जाते हैं। इसमें साक्षात्कार प्रदाता को अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। अतः साक्षात्कार कोई भी साक्षात्कार जितना लचीला होगा उसके आंकड़ों का विश्लेषण करना उतना ही कठिन होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। किसका अपनी पद्धति में जिस तरह से लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वे चेतना की अपनी ही धारा में रहते हैं से सरोकार है। ऑप्शन ए एम रोजर्स, ऑप्शन बी अल्फ्रेड सुटज, ऑप्शन सी जे डगलस या ऑप्शन डी जॉर्ज रिट्जर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी अल्फ्रेड सुटज। आइए अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि अल्फ्रेड सुटज जो थे वो हसरल के शिष्य थे। ठीक है, जो कि हसरल ने एक दार्शनिक विचारक थे, तो उन्होंने प्रघटनाशास्त्र का दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया था। तो वहीं इन्होंने सुटज ने अपने प्रघटनाशास्त्र को एक समाजशास्त्रीय प्रघटनाशास्त्र में बदल दिया। सुटज जो थे उनका कहना था कि जीवन विश्व की अवधारणा को ही वो मेन मानते थे। कहते थे कि सुटज की वह तरीका खोजने की कोशिश करता है जिसमें समाजशास्त्र के अंतर्गत मानवीय क्रिया को, जो मानव की क्रियाएं होती वो एक वैज्ञानिक ढंग में प्रस्तुत करना। सुटज ने प्रघटनाशास्त्र में चेतना के स्थान पर अंतर्वैश्विकता, जीवन विश्व एवं हमवे संबंध इत्यादि को अपने विश्लेषण का केंद्र का महत्व प्रदान किया और सुटज का विश्लेषण केंद्र दैनिक जीवन या दैनिक जीवन ही रहा था। ठीक है, वहीं हर्शल ने बताया था कि उनका जो प्रघटनाशास्त्र था वो पारलौकिक व स्व को समझने पर जोर देता था। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रकार्यवाद से भिन्न नव प्रकार्यवाद मोटे तौर पर किस प्रकार समान ध्यान देता है? ऑप्शन ए क्रिया और व्यवस्था, ऑप्शन बी क्रिया और प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी धारणा और प्रथा या ऑप्शन डी कर्ता और परिस्थिति। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिया और व्यवस्था। आइए अब देख लेते हैं प्रकार्यवाद क्या होता है और नव प्रकार्यवाद क्या होता है।
प्रकारवादी सोच को विकसित करने वाले समाजशास्त्रियों में दो नाम प्रमुख माने जाते हैं, जिसमें पहला नाम दुर्खिम का और दूसरा नाम टॉलकॉट पर्सन का महत्वपूर्ण है। प्रकारवादी सिद्धांत के समर्थक ये मानते हैं कि सामाजिक क्रियाएं व्यवस्थित तरीके से चलती हैं और इसीलिए वह समाज को एक सिस्टम के रूप में देखती हैं। अतः सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए इसके विभिन्न तत्वों के बीच में आपस में एक आत्मनिर्भरता पाई जाती है। समाज के ये तत्व एक संपूर्ण व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः समाज एक संपूर्ण व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न समूह या संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। या मान लें कि जैसे कि बहुत ही इजी शब्दों में कि समाजशास्त्र में सबसे पहले प्रकार की अवधारणा का जो प्रयोग था वो अगस्त काम्टे व हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। ठीक है, उसके बाद इसको वैज्ञानिक या व्यवस्थित रूप में देखने का किसने दिया? दुर्खिम ने दिया। और बहुत ही इजी में प्रकारवाद को अगर समझा जाए तो कह सकते हैं कि किसी भी सामाजिक घटना को पूरी तरह से अलग अलग ना मानकर उसके एक व्यवस्था के एक अंग के रूप में देखना चाहिए। साथ ही व्यवस्था के सभी भाग इसको अपना योगदान देते हैं, मतलब सभी जो अंग होंगे वो इस व्यवस्था को चलाने में अपना अपना योगदान देंगे और इसे ही हमने प्रकारवाद कह दिया। वहीं नौ प्रकारवाद जो था उसके अंतर्गत उन उद्देश्यों को या ऐसी अमूर्त अवधारणा की योजना बनाई गई जिसमें प्रचलित प्रकारवाद को एक विकल्प के रूप में रखा गया। इस प्रकार नौ प्रकारवाद ऐसा होना चाहिए जो एक ढंग, विशिष्ट और अनुमापिक घटनाओं का विश्लेषण करने में सहायक हो। या बहुत ही ज़्यादा इजी शब्दों में देखा जाए तो कह सकते हैं प्रकारवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न ही नौ प्रकारवाद कहा गया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जाता है? मतलब किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी हैबरमास, ऑप्शन सी अल्थ्यूजर या ऑप्शन डी बोर्दियू। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, हैबरमास को आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जाता है। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हैबरमास का आलोचनात्मक नव मार्क्सवादी सिद्धांत। अपने आलोचनात्मक सिद्धांत में हैबरमास दो कार्य करते हैं। पहला कार्य तो मार्क्सवाद का खंडन करना। इसके लिए उन्होंने मार्क्स के सिद्धांत पर बड़ी कटु आलोचना की है और कहा है, और इसके विपरीत हैबरमास ने मार्क्स के सिद्धांतों के विपरीत ज्ञानोदय का समर्थन किया है। वे कहते हैं कि आधुनिक समाज की आलोचना केवल एक तर्क यानी आर्थिक निर्णयवाद में नहीं की जा सकती है। आधुनिक समाज में कई तर्क होते हैं और हमें इन सबको देखना होगा। अतः हैबरमास मानते हैं कि सत्य वही है जो हम अपने दिन प्रतिदिन की अभिव्यक्ति या विनिमय में देखते हैं, जिसे समाज कहता है और उसे वही समाज स्वीकार करता है। बस उन्होंने इसे ही सत्य माना है। ठीक है, ये इन्होंने आलोचना की थी मैक्स वेबर मार्क्स की इन्होंने की। उसके बाद इन्होंने आलोचना कई लोगों की की, इसलिए इन्हें जैसे मैक्स वेबर मार्क्स इनकी आलोचना किया, उसी पे इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, इसलिए इन्हें आलोचनात्मक सिद्धांतकार बोला जाता है। आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अपने लेखनों में प्रवचन की अवधारणा का विकास किया है? ऑप्शन ए जे अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी ए गिडेंस, ऑप्शन सी एम फूको या ऑप्शन डी जे डेरिडा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एम फूको। तो जो कि मैंने अभी इनकी व्याख्या नहीं दी है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ एम फूको के बारे में। एम फूको जो हैं उनका कहना था कि जिस भी शासन अगर हमें किसी भी लोग पे करना है तो जिसके पास जितना अधिक ज्ञान होगा उसके पास उतनी अधिक
शक्ति होगी, मतलब दूसरे पे राज करने की। उन्होंने मेन ज्ञान को माना है कि जिसके पास जितना अधिक ज्ञान होगा उतनी अधिक शक्ति होगी उनकी। जैसे कि कई पुस्तक जैसे मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ये इनकी बुक थी। तो मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में इन्होंने मिशेल फूको ने बात कही थी कि जैसे पुरातत्व के आधार पे पहले मान लिया जाता था, अगर कोई पागल होता था तो लोग कहते थे ईश्वर ने इसे ऐसा ही बनाया है, उस समय के लोग मान लेते थे। लेकिन जब धीरे धीरे विकास हुआ हमारे देश में, तो फिर उन्होंने दूसरी अपनी एक पुस्तक है द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, उसमें इन्होंने लिखा है जब चिकित्सा के क्षेत्र में विकास हुआ और पागलपन को तब एक मानसिक व्याधि माना गया, मतलब ये कहा गया कि इसका निदान हो सकता है। तो इस आधार पे उन्होंने कहा कि पहले जो लोग कहते थे कि नहीं ईश्वर ने इसे ऐसा ही बनाया है, लेकिन जब लोगों के पास ज्ञान आया तो उनको शक्ति का पता चला। तो अतः ज्ञान और शक्ति से मिशेल फूको कहते हैं कि विमर्श आता है, और यह विमर्श लोगों की अभिवृत्ति को प्रवर्तित कर देता है। जैसे प्राचीन काल में पागलपन ईश्वर ने जैसा बनाया वैसे ही मान लिया था, लेकिन ज्ञान की शक्ति से उसे विमर्श आया, और जब विमर्श आया तो लोगों की अभिवृत्ति चेंज हुई और पागलपन को एक मनोदशा माना जाने लगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रवचन की अवधारणा, जो कि विमर्श की अवधारणा भी कही जाएगी, ये इतना ही था। इन्होंने इतनी ही बात कही है कि ज्ञान और शक्ति से विमर्श आता है। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने गोटुल पाया जाता है? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी मुरिया, ऑप्शन सी हो, या ऑप्शन डी भोटिया। ये सभी जनजातियां हैं, और ये जो गोटुल पूछा गया है ये एक लोक नृत्य है उस समाज का। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी मुरिया। आइए अब कुछ जनजातियों से संबंधित सांस्कृतिक नृत्य देख लेते हैं, जैसे कि कर्मा नृत्य। ये मध्य प्रदेश के गोंड और बैंगा आदिवासियों का प्रमुख नृत्य है। वहीं भगोरिया नृत्य अपनी विलक्षण लय व डांडिया नृत्य के माध्यम से मध्य प्रदेश की बैगा आदिवासी जनजाति की सांस्कृतिक पहचान है। और सैला नृत्य की अगर बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश के जो आदिवासी हैं उनका प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और जनजातीय इंद्रवासी नृत्य की बात की जाए तो ये धरकार एक ऐसी जनजाति है जो कि सोनभद्र पूर्वांचल के साइड में सोनभद्र पड़ता है, वहाँ का ये लोक नृत्य है। और ज्वालामुखी आग्रही देवी नृत्य, ये भी पूर्वांचल साइड का ही आदिवासियों का एक नृत्य है, जिसे आग्रही देवी नृत्य बोला जाता है। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गिडेंस ने समकालीन संकट के लिए किस पद का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए विनिर्मित अति निष्ठाएं, ऑप्शन बी अस्थिर समाज, ऑप्शन सी कल्पित राष्ट्रवाद, या ऑप्शन डी बंद सीमाएं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए विनिर्मित अति निष्ठाएं। तो यहाँ पे गिडेंस का भी मैंने व्याख्या नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता दें कि अंतक्रियावादी या संरचनावादी परिप्रेक्ष्य को एक दूसरे के नज़दीक लाने का जो श्रेय है वो गिडेंस को ही जाता है। ठीक है, गिडेंस की पुस्तक थी एक समाज का संगठन में, उन्होंने अपना संरचनाकरण सिद्धांत दिया। इसमें ही उन्होंने समकालीन संकट को विनिर्मित अति निश्चितताओं के रूप में प्रयोग किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। संरचनात्मक प्रकारवाद परिप्रेक्ष्य की मुख्य सीमा यह है कि वह ऑप्शन ए अविश्वसनीयता के संकट से ग्रस्त है, ऑप्शन बी आनुभविक साक्ष्य पर आधारित नहीं है, ऑप्शन सी क्षेत्र आधारित कार्य के समय वर्तमान में
उपलब्ध केवल स्थैतिक चित्र पर ही विचार करता है, या ऑप्शन डी क्षेत्र आधारित कार्य को महत्व प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षेत्र आधारित कार्य के समय वर्तमान में उपलब्ध केवल स्थैतिक चित्र पर ही विचार करता है। यह बहुत ही इजी शब्दों में अगर हम आपको समझाएं संरचनात्मक प्रकार्यवाद क्या होता है, तो ये जो होता है सामाजिक घटनाओं को समाज की संरचना तथा इसके भागों के प्रकार्य संबंधों के संदर्भ में विश्लेषण हेतु प्रयोग किए जाने वाले सैद्धांतिक एवं पद्धति मूलक परिप्रेक्ष्य को संरचनात्मक प्रकार्यवाद परिप्रेक्ष्य कहा जाएगा। मतलब जो समाज की संरचना है तथा उसके जो कार्य हैं उन दोनों को ही संरचनात्मक प्रकार्यवाद बोला जाएगा। अब आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। आर.के. मर्टन के अनुसार मादक द्रव्य के व्यसनियों के द्वारा किस पथ का अनुसरण किया जाता है? ऑप्शन ए कर्म कांडवाद, ऑप्शन बी निराशा, ऑप्शन सी अस्वीकारवाद, या ऑप्शन डी पक्षगमनवाद। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी पक्षगमनवाद। आइए अब जानते हैं ये पक्षगमनवाद क्या होता है, इसकी व्याख्या देखते हैं। पक्षगमनवाद का अवधारणा का प्रयोग आर.के. मर्टन ने सांस्कृतिक लक्ष्यों के प्रतिमानों और संस्थागत मानदंडों के साथ व्यक्ति द्वारा अनुकूलन किए जाने की योजना में किया था। मतलब कहने का मतलब है कि जब कोई समाज के उपयोगी लक्ष्य होते हैं तथा उनसे जो वो संस्थागत नियम होते हैं या साधन होते हैं, तो अगर कोई भी लक्ष्य हो उसी के अनुकूल साधन है और उनको जब एक समाज स्वीकृत कर लेता है तो वो आदर्श समाज कहा जाता है। ठीक है, और यही व्यक्ति में बात करी गई कि व्यक्ति जब लक्ष्यों और साधनों को स्वीकार करता है तब तो उसका जीवन सही चलेगा, लेकिन अगर व्यक्ति जो लक्ष्य हैं और जो साधन हैं उनको अस्वीकार करके किसी भी अन्य स्थिति को अपना लेता है, जैसे अन्य स्थिति का मतलब समझ लीजिए आप मांग करना, तो तब उसकी जो स्थिति होगी वह पक्षगमनवाद या पलायनवादिता का घोतक होगी। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, या इसको और अच्छे से समझाएं आपको अगर ये नहीं समझ में आया हो पक्षगमनवाद। तो इसमें जो व्यक्ति है वो जो समाज के जो लक्ष्य होते हैं या जो साधन होते हैं उन्हें अस्वीकार करके किसी अन्य चीज़ों को, जैसे कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी गलत ही चीज़ों में मादक दवाओं के सेवन करना, ये सब चीज़ों के छोड़ करके अगर आप इसके विपरीत जैसे साधु सन्यासी बन जाना, इन चीज़ों को भी अगर व्यक्ति किसी भी चीज़ को अपना ले जो समाज के लिए अस्वीकार है तो वो हमारा पक्षगमनवाद ही कहा जाएगा। मतलब ये मर्टन का कहना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर हमारे लाए हुए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या उसमें कोई भी कमी है, आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।